Good afternoon, everyone. Today we are going to study our civics first chapter, role of constitution and need for laws. First of all, स्टार्ट करने से पहले हम इस लेसन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है एलियन। एलियन मीन्स विदेशी, बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। सेकंड वर्ड है इन्फ्रिंजमेंट, मीन्स वायलेशन। वायलेशन मतलब किसी का विरोध कर, मतलब किसी का जो है वायलेशन करना किसी भी कानून का। पिकेटिंग, पिकेटिंग हम जनरल भाषा में से धरना से संबंधित करते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड अ शॉप और वर्क प्लेस परस्यूडिंग अदर्स नॉट टू एंटर इट, मीन्स जब कोई लोगों का ग्रुप किसी दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है और उन्हें परस्यूट करता है कि वो अंदर जाके कोई सामान ना खरीदे, उसको हम पिकेटिंग कहते हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में ये वर्ड बहुत चला था। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। इट मीन्स द राइट ऑफ ऑल एडल्ट्स टू वोट, जिसमें सभी वयस्क जो 18 साल से ऊपर के होते हैं व्यक्ति, उनको वोट देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट इज सोवेरेन। सोवेरेन मीन्स होता है सार्वभौमिक, एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम पावर विच इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी आउटसाइड कंट्रोल। सोवेरेन का हिंदी मीन्स है सार्वभौमिक। तो जैसा कि हमारा देश भारत है, इसके ऊपर आज की कंडीशन में किसी भी बाहरी शक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम अपने आप में पूर्ण है, हमारा कंट्रोल, हमारे देश का कंट्रोल हमारे हाथ में, इसलिए हम आज सोवेरेन कंट्री हैं। प्रिम्बल, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की इंट्रोडक्शन को हम प्रिम्बल कहते हैं। ये हमारे संविधान की आत्मा है। सेक्युलर, not connected with religious matter, not giving any favor or preference to some particular religion. सेक्युलर को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता मीन्स है कोई भी स्टेट जो है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को, पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोटेक्शन और उसको प्रोस्पर नहीं करता है। हमारे लिए या हमारे सरकार के लिए सारे जो रिलीजन है वो सेम है। रिपब्लिक, गणतंत्र, a state that has an elected president rather than a monarch. It means हमारे देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है वो इलेक्टेड होता है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट, न कि मोनार्च की तरह यानी कि राजतंत्र की तरह वो एक वंशानुगत व्यक्ति होता है। कस्टोडियन, कस्टोडियन का मीन्स होता है कि संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन विच टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ समवन और समथिंग। जब हमारे संविधान की बात आती है तो संविधान को हमने बनाया है, पर उसकी भी एक सीमा है, उसको मतलब हमें बचा के रखना है। तो ये जो दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमने दी है हमारे जुडिशरी को। तो जुडिशरी के पास में ये पावर है कि वो मतलब हमारे संविधान की रक्षा करती है, उसको संभाल के रखती है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। और फर्स्ट टॉपिक इज नेसेसिटी ऑफ रूल्स एंड लॉज। कानूनों की आवश्यकता क्यों है? एज सिंपल एज, जैसे कि हम अगर कोई गेम्स खेल रहे हैं, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस हम उस गेम्स को अच्छे से नहीं खेल सकते और नहीं मतलब उसमें हमें इंटरेस्ट आएगा। तो उसी प्रकार से किसी भी देश को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज का होना बहुत जरूरी है। रूल्स एंड लॉज आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रूल्स एंड लॉज का होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, सोसाइटी हो, स्टेट हो और कंट्री हो। These are a set of established guidelines for the efficient governance of a country. ये वे गाइडलाइंस होते हैं जो किसी भी गवर्नेंस को, कंट्री के गवर्नेंस को सही तरीके से, प्रभावशाली तरीके से चलाने के लिए स्थापित होते हैं। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ लॉज। हर कंट्री के पास में अपने खुद के मतलब एक यूनिक
सेट ऑफ लॉज होते हैं जिसके थ्रू वो मतलब चलती है, विच एम टू इंश्योर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल, जो इंश्योर करते हैं किसी उस देश के लोगों के वेल बीइंग को, सेफ्टीज को, सेफ्टी यानी सुरक्षा, और वेल बीइंग यानी कि उनका मतलब उनकी देखभाल या अच्छाई। वॉयलेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल, अगर इन स्थापित रूल्स और लॉज को कोई वॉयलेट करता है, एंड लॉ अमाउंट टू पेनल्टीज, तब उसे पेनल्टीज देनी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ वॉयलेशन। ये इस बात डिपेंड करता है कि उसने किस एक्सटेंट में वॉयलेशन किया है किसी भी लॉ और रूल्स का। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में, वेयर सोशल एविल्स लाइक चाइल्ड लेबर, जहाँ पर सामाजिक जो बुराइयाँ हैं जैसे कि चाइल्ड लेबर का मतलब होता है कि 14 साल से नीचे के बच्चों को जब मजबूर किया जाता है काम करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं बाल श्रम। फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। जेंडर इनइक्वलिटी मीन्स महिला पुरुष में भेदभाव करना। डाउरी, डाउरी मीन्स होता है दहेज। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। कास्ट सिस्टम, जातिवाद, ये सब प्रिवेल करते हैं। वर प्रिवेलेंट, ये पहले प्रिवेलेंट थे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, चाहे स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, सभी जगह पर रूल्स एंड लॉ का एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के साथ, लॉज आर फ्रेम टू uproot दिस सोशल इविल्स फ्रॉम द सोसाइटी। कानून बनाए जाते हैं ताकि इन सोशल इविल्स को हम समाज से निकाल सकें, उनको जड़ से खत्म कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बैंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। एग्जाम्पल के रूप में हमारे संविधान में छुआछूत को अनुच्छेद 17 के तहत बैन किया हुआ है, और यह मतलब अप्रूव करता है अनटचेबिलिटी को। सिमिलरली, उसी प्रकार से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट, हमारा संविधान कहता है कि इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू कंडेम एंड रिजेक्ट प्रैक्टिस डैमेजिंग द डिग्निटी ऑफ वुमन। महिलाओं की डिग्निटी यानी गरिमा को डैमेज करने वाले किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस को खत्म करना चाहिए, उसकी ड्यूटी होती है, उसका कर्तव्य होता है। द डाउरी प्रोविजन एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1961। इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डाउरी प्रोविजन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, तो ये पास हुआ था 1961 में। इसके तहत दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है, विच मेड गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी एन ऑफेंस। इस कानून के तहत डाउरी जो है वो गिविंग और टेकिंग दोनों ही एक ऑफेंस के रूप में माने जाएंगे। दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, बाद में चल के इस एक्ट को आगे के सालों में अमेंड भी किया गया, मतलब उसमें संशोधन भी किया गया। द पनिशमेंट फॉर डाउरी रिलेटेड हरेसमेंट वाज रेज्ड टू 3 years इम्प्रिजमेंट। इसके तहत जो पनिशमेंट है उसमें अगर कोई डाउरी रिलेटेड हरेसमेंट करता है तो 3 years का इम्प्रिजमेंट उसे मिलता है, मीन्स उसे जेल जाना होता है। एंड द गिल्टी पर्सन मे बी ऑर्डर्ड टू पे अ फाइन, और एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि उसे फाइन के रूप में कुछ पेमेंट जो है पे करना हो। इन केस ऑफ डाउरी डेथ, अगर बाय चांस डाउरी की वजह से पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है, ब्राइड की, या उसे मतलब जला के मार दिया जाता है, द गिल्टी पर्सन शेल बी पनिश्ड फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 10 years। तब गिल्टी पर्सन को, गुनाहगार को 10 साल से कम की सजा नहीं होती, 10 साल से ज़्यादा की सजा होती है, विच में इवन एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, और हो सकता है कि वो मतलब आजीवन कारावास की सजा भी मतलब उसे हो जाए। द एक्चुअल क्वेश्चन इज दैट ऑल्दो गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी हैज बीन मेड इलीगल। असली क्वेश्चन तो ये है कि भले ही आज गिविंग और टेकिंग डाउरी जो है वो इलीगल बना दी गई है। इलीगल मीन्स गैर कानूनी,
दिस एज ओल्ड इविल सिस्टम स्टिल परसिस्ट इन आवर सोसाइटी। ये जो पुराना और प्राचीन मतलब इविल कस्टम है, बुरा कस्टम है हमारा, वो आज भी परसिस्ट कर रहा है। परसिस्ट कर रहा है मतलब कि लागू है, चल रहा है। लॉज एंड डिसेंट, कानून और डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है मतभेद, सामान्य भाषा में कहा जाए तो किसी का विरोध करना। तो कई बार हम मतलब इस बात पे सोचते हैं कि क्या कानूनों का विरोध किया जा सकता है, तो या वाकई हम किसी भी कानून का विरोध कर सकते हैं अगर वो गलत हो या उसमें ऐसी कोई धारा हो जो मतलब हमारे मौलिक अधिकारों का या हम कहें कि फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन कर रही हो। चलो देखते हैं कि दोनों किस प्रकार से एक दूसरे के लिए जरूरी है। लॉज गारंटीज स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। कानून जो होते हैं वो किसी भी देश में या किसी भी स्टेट में स्टेबिलिटी और ऑर्डर की गारंटी देते हैं। देयरफॉर, इसीलिए डिफाइंस ऑफ लॉ इज नॉट जनरली अप्रूव्ड ऑफ। इसलिए कानून का वोलेशन, डिफाइंस कभी भी अप्रूव्ड नहीं होता। बट द ब्रिटिश हैड इम्पोज्ड मेनी अनजस्ट लॉ ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। परंतु ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन के ऊपर बहुत सारे अनजस्ट, गैर कानूनी जो मतलब कानून थे वो इम्पोज किए थे, लागू किए थे। हेंस डिफाइंस ऑफ लॉ अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स इवोक्ड ट्रेमेंडियस रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसलिए कानून का विरोध जो है फॉरेन रूलर के खिलाफ एक ट्रेमेंडियस रिस्पॉन्स के रूप में हमारे सोसाइटी के हर सेक्शन के द्वारा किया गया। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, महात्मा गांधी रिसोर्टेड टू द टेक्निक्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसिप्लिन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स। फ्रीडम स्ट्रगल के समय, फ्रीडम स्ट्रगल जो कार्यकाल है वो हम मानते हैं गांधीयन युग को या गांधीयन पीरियड को, जो कि शुरू होता है 1916 से लेकर 1945 तक। तो महात्मा गांधी ने शुरुआत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सेकंड वन इज सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम बोलते हैं असहयोग आंदोलन और सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट को हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये चलाए थे। द सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट इन्वॉल्व्ड ब्रेकिंग ऑफ सोल्ड लॉ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने सोल्ड लॉ को ब्रेक किया था, तोड़ा था, नमक कानून को। एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, और साथ ही साथ में विदेशी कपड़ों का भी बॉयकॉट किया था। ब्रिटिश गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, और साथ साथ में मतलब जो ब्रिटिश के सामान थे, ब्रिटेन से आने वाले जितने भी सामान थे उनका भी बॉयकॉट किया था। ब्रेकिंग द सोल्ड लॉ बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स। कानून जो नमक कानून था उसका तोड़ना एक सिंबल था कि ब्रिटिश रूलर्स के जो कानून है उसका मतलब विरोध करना। इस प्रकार से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने उस समय मौजूद कानूनों का विरोध किया था या उन्हें उससे मतभेद था। तो डिफेंस जो है तभी पॉसिबल है जब अगर कानून अनजस्ट हो, लॉ जो है अनजस्ट हो।